नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल भी होगा, एक सामान्य समझ के लिए के दृष्टिकोण से, या आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण से जो अन्य लोग देख रहे होंगे उन्हें भी एक सामान्य समझ विकसित होगी इस टॉपिक के बारे में। दरअसल हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूसीसी के बारे में, द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कह दिया जाता है। दरअसल यूसीसी डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी इन द सेंस कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से ये कल्पना की जाती है कि राज्य ऐसी विधियां जरूर बनाएगा जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहे सभी नागरिकों को एक समान रूप से एक रूल के तहत काम कराएगा। काम इन द सेंस कि वो सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देगा, इक्वल प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको एक समान नियोजन की व्यवस्था देगा, अच्छे पर्यावरण उपलब्ध कराएगा और बाकी चीज़ें भी कराएगा। बाकी चीज़ का सेंस इन द सेंस कि अगर हम ये कह लें कि विवाह किस प्रकार से होने चाहिए, विवाह में कोई दिक्कत आती है तो सहमति से तलाक किस तरीके से होने चाहिए, और अगर इसमें विवाद की स्थिति बन जाती है तो क्या प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही संपत्ति के बंटवारे में, इनहेरिटेंस में, रख रखाव में या कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में भी राज्य से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो इससे संबंधित एक ठीक ठाक नियम जो कि एक प्रभावी ढंग से पूरे राज्य में काम कर सके, ऐसी बनाई जाए। लेकिन आजकल मुद्दा क्या है कि राज्य के साथ साथ जो केंद्र सरकार है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए भारत के केंद्र सरकार की ओर से संसद में बनाए जाने वाले नियमों में राज्यसभा में एक बिल, प्राइवेट बिल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जो कि राज्यसभा में किया गया एज अ प्राइवेट बिल, यूसीसी। किसने पेश किया था? इनका नाम थोड़ा सा ज़रूरी हो रखा है आजकल। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज किरोड़ी लाल मीना। देखिए, हम बात कर रहे हैं यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी की आवश्यकता है क्यों? दरअसल यूसीसी बात किसकी करता है? यूसीसी बात करता है कि एबॉलिशमेंट ऑफ पर्सनल लॉज क्या होते हैं? अब पर्सनल लॉज ये होते हैं कि भारत में रह रहे सभी प्रकार के धर्मों को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग और उनके भू आकृतिक व्यवस्थाओं के आधार, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी अपनी संस्कृति होनी चाहिए, उनकी अपनी जाति के आधार पर या उनके अपने धर्म के आधार पर, यहाँ तक कि वो जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उसकी ज्योग्राफी के आधार पर भी नियम भारत में बनाए जाते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन, जो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ ही कुछ रिलीजन के बेस पे अगर कोई नियम कानून बनाए जा रहे हैं कि इस, जैसे इस्लामिज्म के लिए, तो इस्लामिज्म के पर्सनल लॉ में अगर ये नियम बनाए गए हैं कि विवाह किस प्रकार से होंगे, तलाक संबंधी प्रावधान क्या होंगे, इनहेरिटेंस का बंटवारा कैसे होगा, बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, रख रखाव कैसे होगा, तो इन चीज़ों को बोलते हैं पर्सनल लॉ। इसके लिए आप हिंदूज में भी कुछ समय तक पहले हुआ करता था, इस्लाम में आज भी है। पारसीज भी एक कम्युनिटी है जिसमें कि कुछ हद तक इस चीज़ को देखा जा सकता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ सिविलाइजेशन ऐसी चीज़ें हमेशा रही ही हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दीज आर द पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ बेसिकली दैट कि आपके अपने समाज के लिए किस तरह के प्रारूप होने चाहिए समाज चलाने के लिए, उनका जो प्रतिरूपण है, उनका जो लेखांकन है, वो एक तरीके से आपका पर्सनल लॉ हो जाता है। तो पर्सनल लॉ को अबॉलिश करने के लिए ही यूसीसी की बात की जा रही है। यूसीसी आप समझ गए कि एबॉलिश करने की बात करता है पर्सनल लॉज की। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि यूसीसी शुड बी एक्ट लाइक अ कंसेप्ट टू गवर्न इंडिया अंडर अ लॉ। एक कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि पूरे के पूरे भारत के टेरिटरी को कवर किया जा सके और उसी के हिसाब से सभी के नियम कानून बने। लेकिन भारत में ऐसा विवाद हमेशा से रहा है। 1948 में जिस समय इस पर डिस्कशन की जा रही थी संविधान सभा के अंतर्गत, तो इस पर जो है कि बहुत सारे डिबेट्स हुए और इस डिबेट्स में बहुत सारे इश्यूज भी निकल के आए
और इन इश्यूज में हमारे भारत के नीति निर्माता लाइक नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पटेल, अंबेडकर और बाकी लोग, इन सभी के साथ जो बौद्धिक चर्चाएं और परिचर्चाएं होती थी, उनका निष्कर्ष ये निकलता था कि अंततः यूसीसी पर सहमति बन नहीं पाती थी और फाइनली डिसीजन ये हुआ था कि यूसीसी को संविधान का हिस्सा माना ही नहीं गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे रखा ही नहीं गया था। बाद में क्या हुआ कि ओवरऑल जब नेहरू से इस संदर्भ में बातें की गई तो नेहरू ने ये कहा कि अभी इंडिया इस लेवल पे नहीं है कि वो यूसीसी जैसे चीजों को स्वीकार कर पाए, एंड वी हैव टू वेट to become India on that level to accept the UCC, then we enforce UCC to Indian territories. नेहरू ने ये कह के बातें कर दी, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इट इज बीइंग 7 डिकेड्स, लगभग 7 दशक बीत चुके हैं और अभी भी इंडिया इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि उसे यूसीसी लागू करना चाहिए, इवन दो कि आप अगर कुछ कंट्रीज को बाहर के देख लें, जैसे अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लें तो अफ्रीकन कंट्रीज में लाइक मोरक्को, सूडान, टर्की, इवन अपना हमसाया मुल्क पाकिस्तान, यहाँ भी पर्सनल लॉ जैसी चीज़ें अब कोई एग्जिस्ट नहीं करती हैं। भारत इतना आगे निकल चुका है, सऊदी अरेबिया ने अब जाके अपनी महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिया है। भारत में इन चीज़ों के लिए अभी भी परिचर्चाएं होनी बाकी हैं, और इवन सिर्फ परिचर्चा ही नहीं, ये हमेशा से जो है कि कंट्रोवर्शियल रहा है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि किसी न किसी बात पे ऐसा एक विवाद उठ ही जाता है कि चीज़ों को नहीं अप्लाई करना चाहिए। आप देखते हैं कि जो जनता है वो बड़ी अनरस्ट हो जाती है कि अगर ये हुआ तो ये नहीं होने देंगे, चीज़ों में समस्या आने शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब ये था कि 1948 में जिस समय इसे एक्सक्लूड कर दिया गया था, उस संदर्भ में बीजेपी शासित राज्यों में लाइक गोवा, महाराष्ट्र एंड एमपी, इन पर जो है कि आज के दौर में चर्चाएं बहुत ज़्यादा है। गोवा का नाम आते हैं, आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि गोवा इज अ सिंगल स्टेट वेयर द यूसीसी इज इन्फोर्स्ड, और वहाँ पे अब तक जो है कि अभी भी वो लागू है। देखिए, अगर एक जगह हो सकता है तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं हो सकता, पूरा इंडिया इससे कवर क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए, गोवा के साथ साथ अन्य जगहों पर चर्चाएं चल रही हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए, और इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा जी ने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इसे प्रस्तुत कर दिया गया है। प्राइवेट मेंबरशिप क्या होती है? प्राइवेट मेंबर बिल वो होते हैं जो कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत न किया जाए, मतलब राज्यसभा या लोकसभा के किसी सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। ये एमपी तो हैं, लेकिन एमपी के साथ साथ ये किसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर नहीं हैं, तो जो मिनिस्टर के बिना प्रस्तुत किया जाएगा बिल, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। और इसके संदर्भ में जब राज्यसभा में वोटिंग की बात हुई तो राज्यसभा में जो विपक्ष था वो वॉकआउट कर गया, लेकिन राज्यसभा में जब ये पूछा गया कि कौन उनके समर्थन में है तो देयर इज 63 वोट्स वर कास्टेड एंड द 23 आर नॉट इन लिस्ट। मतलब ये कहने का है कि 23 लोगों ने इसके लिए समर्थन नहीं दिया, जबकि 63 लोगों ने इसके लिए भरपूर समर्थन दिया और कहा कि, और इसके साथ ही तय हो गया कि लागू हो ही जाएगा, लागू इन द सेंस कि पास तो हो ही जाएगा। अभी ये पास हो गया और अब इस पे जो है कि डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है। देखिए, अगर सबसे पहले यूसीसी की बात करें ना, तो इसका जो सबसे पहला झलक मिलता है, अगर हम बात कर लें यूनान की, यूनान के जो राजा होते थे, लाइक अगर जो हमारे इतिहासकार हैं वो कहा करते थे कि इसकी एक झलक मिला करती थी यूनान में, जबकि वहाँ के राजा ने ये कहा कि यहाँ पे जो समाज है, सोसाइटी शुड नॉट बी रन अंडर द होली स्क्रिप्टेड्स, मतलब आपके धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कोई समाज नहीं चलना चाहिए, जबकि ये समाज चलना चाहिए शुड बी रन अंडर द सिविल लॉज। ये पहला इसका उदाहरण मिलता है जब यूनान में इन चीज़ों के बारे में कहा गया। इसके साथ ही अगर इसका दूसरी बात कर लें तो मेसोपोटामियन सभ्यता में भी इस तरह की बात की गई पहली बार। मेसोपोटामियन सभ्यता में एक टर्म आता है दैट इज उर-नमू। आप इसे ओल्डेस्ट
स्ट्रक्चर मान सकते हैं या इसको स्क्रिप्ट मान सकते हैं आप सबसे पहले यूसीसी के रूप में, ओल्डेस्ट। कहने का सेंस ये है कि इसके साथ साथ आज जो विश्व में सबसे व्यवस्थित कह सकते हैं, बहुत फ्रीडम अपने नागरिकों को देने वाला देश कह सकते हैं या आइडियलिस्टिक देश कह सकते हैं, यूएस का संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है? यूएस का संविधान कहता है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल। वो अलग बात है कि एक रूप, रंग और नस्ल से दिखने वाले काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या एक सो कॉल्ड गोरी चमड़ी के पुलिसकर्मी के घुटनों तले आकर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस पर यूएस का संविधान मौन रहता है और इस संदर्भ में कोई बात नहीं की जाती है। फिलहाल यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल और सभी को एक रूल फॉलो करना चाहिए, वो सोसाइटी का कोई बहुत ही एक कॉमन सा नागरिक हो या यूएस का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, उसे एक जैसा रूल फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें वहाँ हो सकती हैं क्योंकि वो आइडियलिस्टिक स्टेट्स के रूप में दिखाए जाते हैं। भारत की ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत जो है ना वो तरह तरह की संस्कृतियों का पालन आ रहा है और इस संदर्भ में भारत के पास तरह तरह की संस्कृतियाँ आज भी मौजूद हैं। स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें इन इंडिया, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन तीनों स्टेट्स में ना इन तीनों की अपनी जाति और प्रजाति भिन्नता यहाँ पाई जाती हैं और यहाँ पे आज तक कोई भी मेन स्ट्रीम जो कि भारत का संविधान है उससे संबंधित कोई खास लॉ यहाँ पे लागू हो नहीं पाता। सरकारें चाहती भी नहीं है और सरकारें न चाहती हैं इसलिए क्योंकि इनकी जो सांस्कृतिक विविधता है ना, सांस्कृतिक विविधता ये संरक्षित रहे, इसकी कोई आंच ना आए, इसे कोई चोट ना आए, इसलिए भारत की सरकार ऐसा करती है। अब सेम चीज़ें नागालैंड में हो रही है, मिजोरम में हो रही है, मेघालय में हो रही है, तो क्या भारत में जो सामान्य सुविधाओं वाले क्षेत्र हैं, आपको पता है कि ये क्षेत्र ऐसे सुविधाओं को संपन्न नहीं करते, ऐसी सुविधा संपन्न नहीं है जहाँ पे कि बहुत सामान्य जीवन जिया सकता है, लेकिन उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामान्य हैं जिनके लिए इस तरह के नियम कानून लागू किए जा सकते हैं। बावजूद इसके अगर पर्सनल लॉ की डिमांड रहेगी तो इनका अपना पर्सनल लॉ हो जाए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि आज़ादी से पूर्व 562 रियासतें हुआ करती थी, उनको चाहिए होता था कि हमारा अपना साम्राज्य, हम स्वतंत्र रहें और इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में भारत का हिस्सा रह के काम करें, चलेगा, पर हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अगर सबके पास ऐसा होने लगे, तो भारत में तो इतनी जाति प्रजातियां हैं जिसके लिए कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते आदमी थक जाएगा, कोई मेल नहीं होगा, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम और भारत एक परिवार जैसी संकल्पना कैसे काम करेगी? इसलिए जरूरी है कि यूसीसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडियन टेरिटरी, और आज नहीं हुआ ना तो फिर हो नहीं पाएगा। अब यार भारत के 70 दशक बीत चुके हैं, अब भी भारत अगर तैयार नहीं है इस चीज के लिए तो क्या ही किया जा सकता है। जैसे हिंदुइज्म में अगर संपत्ति का अधिकार या संपत्ति के बंटवारे का अधिकार में अगर आज के डेट में 2005 संशोधन 2005 के बाद जब से ये चीज़ें मिली हुई हैं, तो उसमें यह है कि पिता की संपत्ति में पुत्र के साथ साथ ही पुत्री को भी समान अधिकार होगा। समान अधिकार के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस समय समान अधिकार की धारणा को लागू किया गया उसी समय यह भी इसमें शामिल किया गया कि पिता के रख रखाव यानी कि माता पिता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी दोनों पक्षों की होगी, पुत्र और पुत्री दोनों की होगी। तो ऐसे में अगर संपत्ति के बंटवारा को हिंदू लॉ से संबंधित करके देखा जा रहा था और अगर मिताक्षरा के दाएं भाग को संपत्ति के बंटवारे के लिए सबसे अहम पहलू या सबसे अहम स्क्रिप्ट माना जा रहा था, उसके आधार पर जो है कि हमारे संस्कार बांधे गए संपत्ति के बंटवारे के, तो ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ देखिए ना क्या है, दो चीजें हैं, एक धुर जैसा है, एक एक्सिज्म जैसा है। क्या है कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए उनका शरीयत लागू रहे। दूसरी ओर
जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनके लिए शास्त्रार्थ बहुत जरूरी है, शास्त्र के अनुसार जो काम हो रहे हैं जरूरी है। यहां किसी एक के हक छीनने या दूसरे को हक देने जैसी बात नहीं है, लेकिन अगर सभी को उनका हक दे ही दिया जाएगा उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से, तो फिर भारत का संविधान क्या कर रहा है यहां पे। तो अब आजादी के 70 दशक बीत चुके हैं और अब यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया ही जाना चाहिए और एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है भी कि आज नहीं तो कल इसे इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। तो ठीक है, यूसीसी में आपने प्राइवेट मेंबर बिल देख लिया, किसने पेश किया वो देख लिया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख लिया आपने, और साथ ही मुझे लगता है यार कि भारत इतना निपुण और इतना एबल हो रखा है कि अब वो एक नए तरह के भी नियम को फॉलो करे, नए तरह के ऐसे कुछ एडॉप्शन करे जो कि विश्व के लिए एक नज़ीर के रूप में काम करे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।